नमस्ते। मेरा नाम सचिन यादव है और मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। मैं भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग स्टाफ जॉब करता हूँ और एक नर्सिंग स्टाफ के बारे में, एक नर्सिंग स्टाफ की सैलरी के बारे में, एक नर्सिंग स्टाफ के वर्क के बारे में मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। बहुत अच्छे से मुझे पता है, बहुत अच्छे से मुझे नॉलेज है कि एक नर्सिंग स्टाफ की क्या अहमियत होती है हॉस्पिटल में, एक नर्सिंग स्टाफ की क्या ड्यूटी होती है हॉस्पिटल में, एक नर्सिंग स्टाफ पेशेंट के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है और शायद आप लोगों को भी पता होगा कि एक नर्सिंग स्टाफ का क्या वर्क होता है। तो आज मैं नर्सिंग स्टाफ के वर्क के बारे में नहीं बात करूँगा। आज मैं नर्सिंग स्टाफ के काम के बारे में, नर्सिंग स्टाफ के आने जाने के बारे में, नर्सिंग स्टाफ के और चीज़ों के बारे में नहीं बात करूँगा। आज मैं नर्सिंग स्टाफ के सैलरी के बारे में बात करूँगा। आज नर्सिंग स्टाफ के टाइम, ड्यूटी टाइम के बारे में बात करूँगा मैं, क्योंकि अभी हाल ही में जीएनएम एएनएम फाइनल ईयर का पेपर हुआ है और कुछ बच्चे फाइनल पेपर देने के बाद कुछ हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए, ड्यूटी करने के लिए रिज्यूम लेकर गए हैं, अप्लाई किए हैं और वहाँ उन लोगों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उन लोगों के साथ जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और डॉक्टरों के द्वारा जो सलूक किया जा रहा है सैलरी को लेकर, ड्यूटी टाइम को लेकर, वो बहुत ही निंदनीय है। एक नर्सिंग स्टाफ जीएनएम जो कर रहा है, 3.5 साल पढ़ता है प्राइवेट कॉलेज में, करीब करीब 5 लाख 7 लाख रुपया लगाकर। एक बीएससी नर्सिंग जो स्टाफ करता है वो करीब प्राइवेट कॉलेज से 7-8 लाख रुपया लगाकर, और करीब करीब 4.5 साल पढ़ने के बाद एक एएनएम जो 2 साल पढ़ाई करता है। इन सब चीज़ों को करने के बाद अगर वो एक मजदूर से भी कम सैलरी में अगर उसको काम करने का मौका मिले तो ये बहुत ही निंदनीय है ना। और उस जगह जहाँ उसकी एक पेशेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी करीब करीब 80%, 70 से 80% होती हो, तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही दुख की बात है। आजकल हमारे पास, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग जानते हैं, जो मैं लोगों की सेवा के लिए, लोगों के सपोर्ट के लिए बनाया हूँ। मैं खुद तो, मुझे ऐसा कुछ है नहीं। मैं जिस हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ, यहाँ के सर, यहाँ के मैम बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे ही हर हॉस्पिटल के हो, लेकिन होते नहीं है ना। तो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरी सैलरी भी अच्छी है। पर ये चीज़ें सिर्फ 1-2 हॉस्पिटल की कहानी है, बाकी हर हॉस्पिटलों की कहानी बहुत ही गड़बड़ है। तो मेरे पास कई सारे लोगों का कॉल आया, कई लोगों में मैसेज आया कि भैया इस पे एक वीडियो बनाइए और ये एक ग्रुप बनाइए जिससे हम नर्सिंग स्टाफों की जो आवाज़ है वो उठ पाए और उसके लिए कुछ चीज़ें हो पाए। क्योंकि 3 साल पढ़ाई करने के बाद, 3.5 साल पढ़ाई करने के बाद जीएनएम, 4.5 साल पढ़ाई करने के बाद बीएससी नर्सिंग, उसके बाद ट्रेनिंग के नाम पर फ्री में, आप सोचिए 12-12 घंटे फ्री में ड्यूटी कराई जा रही है। 12-12 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, फ्री में ड्यूटी कराई जा रही है। आप आइए हमारे पास 2 महीने 3 महीने, मैं आपको सिखाऊंगा फ्री में। एक मजदूर जो सिर्फ मजदूरी करता है, जिसको ABCD तक नहीं मालूम है, वो भी जब मजदूरी करने जाता है, जबकि उसको ईंटा जोड़ने नहीं आता, उसको फावड़ा चलाने नहीं आता, वो पहले दिन जब मजदूरी करने जाता है तो उसकी भी सैलरी 400-500 तक होती है। और वो सुबह 9 बजे 10 बजे जाता है, शाम को 5 बजे 6 बजे अपने घर आ जाता है। एक नर्सिंग स्टाफ सुबह 8 बजे जाता है, शाम को 8 बजे आता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है। उसके बाद उसकी सैलरी मात्र ट्रेनिंग के नाम पर, आप कुछ नहीं दे रहे हैं,
कुछ कुछ हॉस्पिटलों में 3,000-3,500 मान लीजिए दे रहे हैं। बताइए आप खुद, जो लड़का इतनी मेहनत से, जो लड़की इतनी मेहनत से पढ़ाई की हो, जिसके माँ बाप इतना पैसा लगा के पढ़ाए हों, अगर उसको फ्री में ड्यूटी करने का वो मिले और ट्रेनिंग के नाम पे उसको फ्री में ड्यूटी करवाई जाए 12-12 घंटे, 3,000-3,500 पे ड्यूटी करवाई जाए 3 महीने 4 महीने के बाद, तो बताइए वो क्या कर पाएगा? अपने लिए कुछ कर पाएगा? अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा? वो तो सही से रह भी नहीं पाएगा, सही से वो रह भी नहीं पाएगा। ये जान लीजिए, अगर वो बाहर रूम लेकर रहता होगा तो सही से रह भी नहीं पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हर हॉस्पिटल में और हर ज़िले में एक ग्रुप बनाइए जो नर्सिंग के अकॉर्डिंग चले। और मेरा यही एक ही उद्देश्य है, कम से कम 10,000 प्लस सैलरी होनी चाहिए। क्योंकि एक पेशेंट को ठीक होने में, इतना जान लीजिए, एक पेशेंट को ठीक होने में 70 से 80% एक स्टाफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सिर्फ 20% डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख सकता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने का काम एक नर्सिंग स्टाफ करता है। कब दवा खिलाना है, कब बीपी लेनी है, कब बीपी की दवा देनी है, कब बीपी का इंजेक्शन लगाना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ एक नर्सिंग स्टाफ को पता है, एक नर्सिंग स्टाफ को जानकारी है। और ऐसा भी नहीं है कि वो चीज़ें अपने घर से उनको देना है। नर्सिंग स्टाफ के नाम पर नर्सिंग स्टाफ चार्ज लिया जाता है पेशेंटों से, तो कम से कम जितना लिया जाता है उतना तो पे किया जाए। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूँ, अगर हॉस्पिटल आप लोग चलाते हैं तो आप परिवार आप भी चलाते होंगे, हॉस्पिटल चलाते हैं तो आप परिवार भी चलाते होंगे। तो एक परिवार को चलाने में कितना खर्च होता है, एक पर्सनल खर्च कितना होता है, यही आप जानते होंगे अच्छे से, एक पर्सनल खर्च कितना होता है। तो कम से कम पर्सनल खर्च के लिए तो आप लोग पैसा दिया करिए कि वो स्टाफ खुद तो अच्छे से खा ले, अच्छे से रह ले, उसके लिए तो किसी से पैसा ना लेना हो। अब तो पढ़ चुका है, आपको पता है, तभी आप अपने हॉस्पिटल एज ए ट्रेनिंग रखे हैं, है ना। क्योंकि एक मजदूर की भी जो दिहाड़ी होती है वो भी 500, 450, 500 होती है ना। तो उस हिसाब से, है ना। और जो भी हमारे नर्सिंग स्टाफ भाई हैं उन लोगों से मैं एक विनती करता हूँ कि आप लोग एकजुट होइए। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक आपकी चीज़ें सुनी नहीं जाएंगी, है ना। क्योंकि कुछ भी करना होगा एकजुट होकर ही करना होगा। यह मेरी पहली वीडियो इस चीज़ पे, इसके पहले मैं कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ, पर ये वीडियो अब बनता रहेगा, तब तक बनता रहेगा जब तक कि चीज़ें सही नहीं हो जाती, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों को जोड़ने का काम करिएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सचिन यादव -4042, आप लोग उससे जुड़िए। और बाकी आगे ऐसे चलता रहेगा। और इसके लिए तो एक कठोर कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही हमारे स्टाफ भाइयों का शोषण होता रहेगा और हम लोग शोषण करवाते रहेंगे, ये भी जान लीजिए। नहीं तो आप, ये सिस्टम आज से नहीं बहुत दिनों से चला आ रहा है ना। एक 8 साल 10 साल स्टाफ सीखा हुआ है, एकदम ट्रेंड आईसीयू का स्टाफ, उसकी भी सैलरी आपको पता है कितनी है? मात्र 8,000 10,000। सोचिए 8-10 साल काम करने के बाद सिर्फ 8,000 10,000, ड्यूटी टाइम 10 घंटा 12 घंटा, वो 8-10 में क्या कर पाएगा? 8-10 साल टाइम देने के बाद अगर उसको 8,000 10,000 सैलरी मिल रही है तो क्या कर पाएगा 8-10 में? खुद का मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा उसका, है ना। तो प्लीज़ आप लोग जो हॉस्पिटल वाले हैं इस चीज़ को समझें। और जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कोई समझेगा नहीं आपको, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोना बहुत ज़रूरी है ना। तो खोना तो नहीं ज़रूरी है, पर कुछ चीज़ पाने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। तो एकजुट होइए, रिस्क लीजिए, उसके बाद देखिए
क्योंकि एक हॉस्पिटल को चलाने में एक नर्सिंग स्टाफ का बहुत अहम रोल है। जिस दिन आप अपनी पावर को जान जाएंगे ना, उस दिन कभी आप फ्री में अपना वहाँ शोषण करवाने नहीं जाएंगे। 3000, 3500, 4000 शोषण करवाने नहीं जाएंगे, है ना। तो आप लोग एकजुट होइए और फिर देखिए कैसे सिस्टम बदलता है। चलिए, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। और नमस्ते।